नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगाने के लिए एक अभियान बुधवार से शुरू कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गांधी शताब्दी अस्पताल परिसर से बुधवार को अभियान का विधिवत शुभारंभ किया है। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि दिसंबर तक सभी को टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आज पूरे प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का विधिवत शुभारंभ किया गया है। और वहीं इस दौरान जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुधीर कुमार पांडे ने बताया कि फिलहाल प्रत्येक बुधवार और शनिवार को सभी जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया जाएगा। डॉक्टर पांडे ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को पिछले दिनों प्रशिक्षण दिया गया था। आज गांधी शताब्दी अस्पताल में 15 गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगाया गया है और इस अवसर पर राजपुर रोड क्षेत्र के विधायक खजानदास, जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज उप्रेती, जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिखा जंगपांगी भी मौजूद रहे। बता दें, कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने इससे पहले भी 3 चरणों में वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था और इसके बाद गर्भवती महिलाओं को टीका लगाए जाने को लेकर कई परीक्षाएं भी की जा रही थी। और इसी के साथ ही वैज्ञानिक भी लगातार इसी कोशिश में थे कि जल्द से जल्द सभी को कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाया जा सके, ताकि आगामी कोरोना की तीसरी लहर को रोका जा सके और लोगों को इसकी चपेट में आने से रोका जा सके। और इसी कड़ी में अब उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें, विधिवत तरीके से आज से ही उत्तराखंड में गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि भारी मात्रा में महिलाएं भी टीकाकरण केंद्र पर पहुंच रही हैं। कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है और इसी के साथ ही उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि दिसंबर तक सभी को उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाया जा सकेगा। ये लक्ष्य जो है सरकार की तरफ से रखा गया है। और बता दें कि गर्भवती महिलाओं को अब वैक्सीनेशन दी जानी है, जिसके लिए केंद्र भी बनाए गए हैं। और बता दें कि बुधवार और शनिवार को महिलाओं को, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं को कोरोना वैक्सीनेशन का टीका लगाया जाएगा। बता दें कि पहले दिन 15 गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया गया है और इसी के साथ ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसके दौरान सभी जो स्टाफ हैं उन्हें भी प्रशिक्षण दिया गया गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने का। और उत्तराखंड में स्कूल खोले जाने के फैसले को अब हाई कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। आज उसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। बता दें कि राज्य में 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोल दिए गए हैं। हरिद्वार के रहने वाले विजयपाल ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। याचिका में यह कहा गया कि सरकार ने बिना किसी तैयारी या योजना के कोविड महामारी के बीच विद्यालयों को खोलने का निर्णय लिया है। इस मामले में सोमवार को भी सुनवाई की गई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका में संशोधन करने के लिए कहा था। मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार की पीठ ने कहा था कि स्कूलों को खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी की गई SOP इस याचिका को सटीक ढंग से चुनौती नहीं दी गई है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिका 29 जुलाई को दायर की गई, जबकि राज्य सरकार ने विद्यालयों को खोलने का जो आदेश है वो 31 जुलाई को SOP के जरिए जारी किया था। ऐसे में बैठक में भी प्रदेश में कई महीनों से बंद स्कूलों को खोलने का फैसला लिया गया था। सरकार ने 6ठी से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया था। हालांकि बाद में जारी की गई SOP में 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं की और 16 अगस्त से 6ठी से 8वीं कक्षा शुरू करने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड में 4.06 लाख घर ऐसे हैं जिनमें पानी पहुंचने की
कई पंपिंग या फिर ग्रेविटी की योजना नहीं है। ऐसे में 599 गांव वो हैं जिनमें पानी सप्लाई के लिए कोई पाइपलाइन बेस्ड स्कीम है ही नहीं। मैदानी क्षेत्रों के अलावा ट्यूबवेल, हैंडपंप और स्रोतों में पानी पर निर्भर राज्य के कुल 39,000 से अधिक बसावटों में 15,218 गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को पर्याप्त पानी मैसर नहीं है। इन गांव में 4.06 घर ऐसे हैं जिनके लिए पेयजल की कोई योजना नहीं बनाई गई है। ऐसे में बता दें, इस मामले में सबसे खराब स्थिति हरिद्वार जिले की है, जहां पर 290 गांव में 2.28 लाख घरों में पानी पहुंचने की योजना बनाई जानी चाहिए। ऐसे में ट्यूबवेल, हैंडपंप, पंपलाइन और पूरा सिस्टम तैयार करना चाहिए। ऐसे में इसके अलावा यूएस नगर के 224 गांव में 1.77 लाख घर ऐसे हैं। नैनीताल में भी योजनाओं की जरूरत है। इस पूरे मामले में मैदानों की तुलना में पहाड़ की स्थिति बेहतर है। पहाड़ों में अल्मोड़ा में 7 गांव के 345 घर, चमोली के 7 गांव के 68 घर, चंपावत के 1 गांव के 19 घर और सरकार इन गांवों तक योजनाएं पहुंचाने को जल जीवन मिशन के बजट उपलब्ध करा रही है। हरिद्वार यूएस नगर पर विशेष फोकस किया गया है क्योंकि इन गांव में हैंडपंप है और इसके अलावा कोई ट्यूबवेल तैयार करने हैं और बल्कि एक पाइपलाइन भी बिछाई जानी है। अकेले हरिद्वार में ही पेयजल योजनाओं के 173 प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। हरिद्वार के लिए ही 750 करोड़ का बजट चाहिए। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 48 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, तो वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 38 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। तो वहीं सक्रिय मामलों की संख्या अब घटकर 500 के आसपास पहुंच गई है। साथ ही बताते चलें, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए एक बुलेटिन में ये कहा गया है कि मंगलवार को करीब 25,445 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। साथ ही 4 जिला बागेश्वर, चंपावत, पौड़ी और टिहरी में एक भी संक्रमित मरीज सामने नहीं आया। वहीं अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर में 1-1, चमोली और रुद्रप्रयाग में 3-3, देहरादून और पिथौरागढ़ में 9-9 और हरिद्वार में 11, नैनीताल में 5 और उत्तरकाशी में 6 संक्रमित मरीज मिले। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,34,000 के आसपास पहुंच गई है और इनमें से करीब 3,28,262 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 7,366 लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अब राज्य में अभी से गहमा गहमी शुरू हो गई है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी ने भी राज्य में गतिविधियां तेज कर दी हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने होर्डिंग लगाए गए हैं। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी द्वारा उत्तराखंड में कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के अगले सीएम होने चाहिए, ऐसे संबंध में कई होर्डिंग्स लगवाए गए हैं और यही नहीं, ऐसे होर्डिंग राज्य के अन्य शहरों में भी लगवाए गए। हुआ यूं कि हरिद्वार में मंगलवार की रात असामाजिक तत्वों ने एक होर्डिंग पर कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के अगले सीएम होने चाहिए के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है और इसी के साथ ही पूछा है कि क्या वो होने चाहिए या नहीं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने खासा रोष फैल गया है। बता दें कि अजय कर्नल उत्तराखंड में आपका मुख्यमंत्री चेहरा हो सकते हैं। 22 जुलाई को रुड़की पहुंचे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसके संकेत भी दिए। तब मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा था कि भाजपा सरकार उत्तराखंड में पूरी तरह से नाकाम रही। यहां 3-3 मुख्यमंत्री बदले गए, लेकिन लोगों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की जनता से कर्नल अजय कोठियाल को आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी से मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाए जाने पर सुझाव भी मांगा था। सिसोदिया ने कहा था कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। इस दौरान ही सिसोदिया ने कहा था कि क्या कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होने चाहिए। इसके बाद राज्य भर में आम आदमी पार्टी उत्तराखंड द्वारा कर्नल कोठियाल उत्तराखंड के अगले सीएम होने चाहिए या नहीं, इसके संबंध में होर्डिंग्स लगवाए गए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अलावा अब नैनीताल में भी मौसम के
जो है अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी और टिहरी में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। बता दें कि आसपास के इलाकों में भी एक दो दौर में बारिश होने की संभावना है। बुधवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में फिलहाल बादल छाए हुए हैं। राजधानी देहरादून में तड़के झमाझम बारिश भी हुई और बाद में ये बारिश रुक गई। मौसम साफ हो गया। हरिद्वार में भी मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, तो वहीं देहरादून और आसपास के इलाकों में एक दो दौर की भी भारी बारिश होने की संभावना है। इस बाबत डीएम ने तमाम विभागों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया है। तो वहीं मंगलवार को बारिश से गलौगी धार से पास में जो पहाड़ी मलबा आने की वजह से 2 घंटे तक मसूरी देहरादून बंद रहा। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। मार्ग बंद होने पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खासा परेशानी उठानी पड़ी। सूचना पर स्थानीय पुलिस जवान अरविंद गुसाई मौके पर पहुंचे और मलबा हटवाकर आवाजाही शुरू कराई गई। बता दें कि गलौगी धार की पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने की बात सामने आ रही है और यहां हल्की बारिश में ही पत्थर और बोल्डर सड़क पर आ जाते हैं। इसके अवसर मार्ग बंद हो जाते हैं और मार्ग बंद होने की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में देश की स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का गरिमा और भव्यता के साथ आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की अवधि 2023 तक बढ़ा दी गई है और इस आयोजन के लिए राज्य से ऐतिहासिक महत्व के 2 स्थलों में अल्मोड़ा और देहरादून का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने आवास स्थित कैंप कार्यालय में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था की और इसी के साथ ही इस व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सर्वप्रथम विजन को बताता है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में होने वाले कार्यक्रमों की स्पष्ट रूपरेखा तय करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का संदेश आम जन तक पहुंचाने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी और विभाग अध्यक्षों को भी कार्यक्रम के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए और साथ ही हिदायत भी दी गई। विभागों से आपसी समन्वय से कार्यक्रम के आयोजन करने की अपेक्षा है। ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और ये कार्यक्रम आजादी के हमारे जो शहीद हैं उनके बलिदान को दर्शाता है और इसी के साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी मार्गदर्शन देगा। कोरोना संक्रमण के कम होते प्रभाव को देखते हुए सरकार तकरीबन 3.5 महीने बाद अब आम जन के लिए भी सचिवालय के दरवाजे खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस व्यवस्था पर फिर से शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सचिवालय प्रदेश की मुख्य प्रशासनिक इकाई होती है और यहाँ दूर दराज क्षेत्रों के लिए स्वीकृत योजनाओं में आ रही समस्याओं के निकास के लिए स्थानीय निवासी सचिवालय आते हैं। बाहर से आने वाले व्यक्तियों से मिलने के लिए अधिकारियों ने समय सीमा भी तय की है। ऐसे में इससे प्रदेश की विकास योजनाओं को भी गति मिलती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण 16 अप्रैल को तत्कालीन प्रभाव से सचिवालयों को बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में गिरावट बनी हुई है उसको देखते हुए विभागीय बैठक के साथ ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन सचिवालय में केवल मंत्री और विधायकों के आने की छूट थी। तब से ये व्यवस्था अनवरत जारी है, लेकिन सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर अभी तक रोक है। मामलों को देखते हुए सरकार ने अब सभी कार्यालयों में 100% उपस्थिति शुरू कर दी है और सचिवालय में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सचिवालय में प्रवेश को लेकर लगातार सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।